नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी इकाई फर्स्ट, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। और जैसा आपको पहले अवगत करवा दिया गया है कि ये जो हमारी पहली जो यूनिट है इसको 4 पॉइंटों में बांटा गया है, जिसके 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट था अधिगमकर्ता, दूसरा पॉइंट था शिक्षक। दोनों हम एक अच्छी जानकारी के साथ पूरा कर चुके हैं। आज हमारा पहली यूनिट का जो तीसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में शिक्षण और अधिगम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितनी भी विषय वस्तु है, वो सारा मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है इस पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण और अधिगम दोनों का लक्ष्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसमें 2 शब्द हैं, एक तो शिक्षण, एक है अधिगम। तो दोनों का ही उद्देश्य, चाहे वो शिक्षण हो चाहे वो अधिगम हो, दोनों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाकर उसका जो व्यक्तित्व, उसका सर्वांगीण विकास करना है। ये आगे हम पढ़े भी गए कि जो शिक्षण है वो शिक्षक के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया है, और जो अधिगम है वो छात्र के द्वारा संपादित की जाने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षण और अधिगम, इन दोनों ही शब्दों के बारे में आपको पढ़ना है, जानकारी आपको याद रखनी है। प्रक्रिया, तो जो शिक्षण के बाद जो अधिगम है, ये सारी चीज़ें संपादित होती हैं, उसी प्रोसेस को हम प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको इस पॉइंट के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पढ़ना है शिक्षण अधिगम दोनों की प्रक्रिया। तो जैसा हमने यहाँ देखा कि दोनों का ही जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाकर सर्वांगीण विकास करना है। अब सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 2 शब्द हैं, शिक्षण और अधिगम। तो हम शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी कुछ परिभाषाएं और कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा है एस.सी. मॉरिसन की, कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने देखा कि शिक्षण और अधिगम, ये भी एक दोनों की दोनों एक प्रोसेस है जो 2 व्यक्तियों के बीच संपादित होती है। तो यहाँ पर एस.सी. मॉरिसन बताते हैं कि शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 व्यक्तित्व होते हैं। एक तो अधिक परिपक्व, जिसको हम शिक्षक मान सकते हैं, और एक होता है कम परिपक्व, जिसको हम छात्र मान सकते हैं। आज के जो हमारे सिलेबस के संदर्भ में हम देखें, एजुकेशन के संदर्भ में, तो अधिक परिपक्व का मतलब शिक्षक और कम परिपक्व का मतलब छात्र। दोनों के बीच ऐसा घनिष्ठ संपर्क है शिक्षण, जिसके द्वारा जो अधिक परिपक्व व्यक्ति है वो कम परिपक्व वाले व्यक्ति के शिक्षा के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। तो जैसा आपने देखा है, हर एग्जाम में परिभाषाओं से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पूरी परिभाषा याद नहीं रहती है। तो इसमें कुछ जो शब्द हैं उसको अपन संबंधित करके, उससे संबंध रख के याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ एस.सी. मॉरिसन से हमें याद रखना है अधिक परिपक्व और कम परिपक्व। इन 2 शब्दों से हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं, क्योंकि पूरी परिभाषा हमें याद रह भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं पूरे सिलेबस में, तो सारी परिभाषाओं को याद रखना संभव भी नहीं है। तो शब्दों से हम याद रखते हैं। तो एस.सी. मॉरिसन की परिभाषा में जो मुख्य शब्दावली है वो है अधिक परिपक्व और कम परिपक्व। आगे हम देखते हैं दूसरी जो परिभाषा दी है वो पाठक और त्यागी ने दी है, भारतीय मनोवैज्ञानिक है, कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन, व्यवसाय, वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करता है, यानी सीखता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें व्यक्ति सबसे अपने वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए सीखता है। परिवार से, विद्यालय से, मित्रता से, मनोरंजन से, व्यवसाय से और वातावरण से। तो यहाँ पर हम इन शब्दों को याद रख सकते हैं। परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन, व्यवसाय, इन शब्दों से याद रख सकते हैं कि शिक्षण के बारे में ये जो परिभाषा है वो पाठक और त्यागी ने दी है। आगे हम देखते हैं, एडम्स एक मनोवैज्ञानिक है कि एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण को या शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है। तो यहाँ हमें याद रखना है एडम्स। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दो ही तत्व होते हैं। तो द्विमुखी का मतलब इसने दो ही तत्व माने हैं शिक्षण में, एक तो शिक्षक और एक शिक्षार्थी, इसीलिए इसको द्विमुखी प्रक्रिया माना है। आगे हम देखते हैं कि जॉन डीवी और राय बर्न, इन दोनों ने ही शिक्षा या शिक्षण को त्रिमुखी बताया है, यानी इन्होंने शिक्षा के या शिक्षण के तीन तत्व बताए हैं, जिसमें तीन तत्व हैं शिक्षक, विद्यार्थी और विषय। इन्होंने एक तत्व और बढ़ा दिया है, विषय, क्योंकि जो शिक्षक है वो जो शिक्षण करवाएगा वो विषय का शिक्षण करवाता है, और विद्यार्थी भी जिस चीज़ को याद रखता है, अधिगम करता है, उसको विषय कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एडम्स ने इसको द्विमुखी प्रक्रिया माना है और जॉन डीवी और राय बर्न ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। आपको इन दोनों ही चीज़ों को याद रखना है कि त्रिमुखी किसने माना है शिक्षण को और द्विमुखी किसने माना है। नाम सहित इसको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न था एडम्स वाला। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण दो तरह का होता है, एक तो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो हम औपचारिक की परिभाषा की बात करें तो वह शिक्षा जो निश्चित समय, निश्चित विधियों और निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी शिक्षा या शिक्षण जो एक निश्चित समय पर दी जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि चाहे वो विद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, उनका एक निश्चित समय होता है कि इतने बजे खुलना है, इतने बजे बंद होना है, इतने बजे इस विषय का कालांश होगा, तो उसको कहते हैं हम निश्चित समय। निश्चित विधियां उसमें फिक्स रहती हैं कि कौन से चैप्टर को, कौन से ग्रामर के चैप्टर को, पुस्तक के चैप्टर को कौन से विधि से पढ़ाना है। निश्चित स्थान यानी जो आपको स्कूली जो शिक्षा वो स्कूल में ही दी जा सकती है और महाविद्यालयी शिक्षा आपको महाविद्यालय में प्राप्त करनी है। तो इससे आपको कन्फर्म है कि जो निश्चित समय, निश्चित विधियों और निश्चित स्थान पर जो शिक्षा दी जाती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, यानी जो ऊपर वाली जो शर्त है इससे मुक्त वाली जो शिक्षा है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी स्थान से अनिश्चित समय पर या किसी भी कार्य से मिलने वाली जो शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसा कि बालक परिवार से सीखता, हमने ऊपर देखा, अपने मित्रों से सीखता है या फिर किसी अनुभव से सीखता है, उन सारी शिक्षाओं को हम अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये स्पष्ट है कि जो हमें डिग्री की वाली जो शिक्षा है, जिससे हमें डिग्री मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और वो शिक्षा जो हम अपने जीवन में अंतिम समय तक सीखते रहते हैं उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इस तरह से शिक्षण के दो भाग हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। उसके बाद हम देखते हैं, एक परिभाषा और रह गई थी, उसको मैंने लास्ट में शामिल किया है शिक्षण की, कि शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली निर्दिष्ट क्रियाओं की एक प्रणाली है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अधिगम को यानी सीखने की जो प्रोसेस है उसको अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। तो मोटिवेट करने वाली जो क्रियाएं हैं उनकी एक ये प्रणाली है। तो इससे आपको स्पष्ट भी है कि जो टीचर है वो शिक्षण करवाता है तो उससे बालक को सीखने की प्रेरणा मिलती है और उससे बालक को जो रुचि है वो जागृत होती है, बालक में उत्साह बढ़ता है, बालक में सकारात्मकता का अभिवृद्धि होती है। तो इस तरह से स्मिथ ने माना है
कि शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिससे अधिगम को अभिप्रेरित किया जा सकता है, सीखने वाले को मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये था हमारा शिक्षण के बारे में महत्वपूर्ण परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं और प्रकार। अब हम जो हमारे आज की जो पॉइंट है अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो अधिगम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने शिक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी उसी तरह से अधिगम के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है। तो अधिगम क्या है? प्रक्रिया है, और एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से किसी परिस्थिति में जो सीखने वाला है वो प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया करने के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है। तो जैसे ही क्लास में टीचर शिक्षण करवाता है तो बालक उस शिक्षण के बदले में प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया से उसके व्यवहार में बदलाव आता है, नए व्यवहार को ग्रहण करता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। और ये जो परिभाषा दी है वो दी है उदय पारीख ने। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि परिस्थिति में प्रतिक्रिया, तो इन दो शब्दों से इस परिभाषा को हम याद रख सकते हैं। जैसे पारीख शब्द है तो पैसे, परिस्थिति और प्रतिक्रिया। तो परिस्थिति में प्रतिक्रिया, ये जो परिभाषा है, जिस परिभाषा में ये शब्द आए हैं वो परिभाषा किसने दी है? उदय पारीख ने। क्योंकि परिभाषाओं का भी आपके चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो ऐसे ही प्रश्न निभाते हैं जो सभी को नहीं आते हैं, 2-4 व्यक्ति उनको कर पाते हैं, वो चयन प्रक्रिया में आगे निकल जाते हैं। और जो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं वो एक सामान्य स्तर के तैयारी करने वाले होते हैं और उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे हम देखते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान व दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए करता है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को व्यक्ति क्यों करता है? जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए, यानी उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए ही वह अधिगम करता है, सीखता है। और ये जो परिभाषा दी है ये दी है प्रोफेसर बोआज ने। तो यहाँ पर हमें याद रखना है आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण, इन 3 शब्दों से याद रखना है कि बोआज की परिभाषा में कौन कौन से शब्द हैं? आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण। तो ये 2 परिभाषा थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षण और अधिगम से संबंधित 4 तत्व हैं। अब हम दोनों की एक साथ बात करेंगे। अभी तक हमने अलग अलग बात करी शिक्षण और अधिगम की, अब हम दोनों की एक साथ बात करते हैं शिक्षण और अधिगम। तो इनके 4 तत्व हैं। एक तो है शिक्षक, एक है शिष्य, जैसा हमें पता है शिक्षण करवाने वाला, अधिगम करवाने वाला। तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया जो इन दोनों के मध्य संपादित होती है, और एक है सीखने की प्रक्रिया। तो ये जैसे पहले जो 2 तत्व हैं शिक्षक, उससे संबंधित क्रिया शिक्षण, और दूसरा तत्व शिष्य, उससे संबंधित तत्व है सीखने की क्रिया। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम में 4 तत्वों को शामिल किया गया है। अब चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि जो शिक्षण है वो कार्यप्रक व अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि शिक्षण कार्यप्रक है, जो कार्य शिक्षक करता है, और अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है जो शिष्य के द्वारा किया जाता है। उपलब्धि का मतलब होता है ग्रहण करना। तो जब शिक्षण होगा तो बालक ग्रहण करेगा, इसीलिए अधिगम को उपलब्धि सूचक शब्द माना है। और शिक्षण कार्यप्रक है क्योंकि इसमें शिक्षक को कार्य करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि अधिगम शिष्य में घटित होने वाली मानसिक क्रिया है। तो अधिगम किस में घटित होती है? शिष्य में, अर्थात छात्र में, जबकि शिक्षण शिक्षक का व्यवहार है, और जो शिक्षण है वो शिक्षक का व्यवहार है, शिक्षक का कार्य है। तो इन दोनों ही पॉइंट से आपको बिल्कुल क्लियर है स्टार्ट से ही कि शिक्षण, आपको मुख्य यही ध्यान में बिठाना है कि शिक्षण शब्द है वो शिक्षक से संबंधित है और अधिगम शब्द है वो छात्र से संबंधित है। आगे हम देखते हैं
कि शिक्षण तभी प्रभावशाली होगा जब शिक्षण और अधिगम में समन्वय होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक के द्वारा संपादित की जाती है वो तभी प्रभावशाली होगी, रुचिकर होगी, जब दोनों में समन्वय होगा। यानी जितना ध्यान और जितनी जिम्मेदारी के साथ शिक्षक शिक्षण करवा रहा है, यदि उतने ही ध्यान और रुचि के साथ छात्र उसको सीखेंगे, उसे ही हम समन्वय कहते हैं। तो जो शिक्षक द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया संपादित की जा रही है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा और उसका हमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है। तो जब शिक्षण होता है तो उसमें कई विधियों, कई साधनों का प्रयोग भी किया जाता है, सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो मुख्य जो सामग्री प्रयोग की जाती हैं शिक्षण में, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इस तरह से अलग हमारी यूनिट भी है, वहाँ हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन शिक्षण से संबंध होने के कारण यहाँ भी मैंने आपको बताया है कि शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग होता है वो उद्देश्य प्राप्ति के दृष्टि से होता है। यानी जिस तरह का हमारा उद्देश्य होता है उसी तरह के हम दृश्य श्रव्य सामग्री का, संसाधनों का प्रयोग हमारे शिक्षण में करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 5 महत्वपूर्ण चरणों में समझा जा सकता है। ऊपर जो है वो 4 तत्व हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो संपादित होती है उसमें जो सोपान है, जो चरण है, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है। तो सबसे पहले होता है उद्देश्य। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें शामिल है क्या वह क्यों करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मैं जो कार्य कर रहा हूँ, यानी जो शिक्षण करवा रहा हूँ, वो क्यों करने जा रहा हूँ। अध्यापन का उद्देश्य क्या है, यानी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है और छात्रों को इससे क्या लाभ होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। और शिक्षण अधिगम की शुरुआत उद्देश्य से ही होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक उद्देश्य का निर्धारण करना होता है और उस उद्देश्य में ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है कि क्या वह क्यों करने जा रहा हूँ, अध्यापन का उद्देश्य क्या है और छात्रों को इससे क्या लाभ होगा। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में दूसरे नंबर पर आती है तैयारी, प्रिपरेशन। इसमें क्या क्या पॉइंट है? तो इसमें है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है और मुझे क्या अवश्य पढ़ाना है और मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, विचार हैं, ये तैयारी के अंतर्गत आते हैं। यानी उद्देश्य जब निर्धारित हो गया तो उसके बाद में शिक्षण करवाने के लिए शिक्षक को जो तैयारी करनी होती है उसमें इन बिंदुओं को उसे ध्यान रखना चाहिए। इसको भी हम फिर दूसरा जो पॉइंट है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। क्या पढ़ाना है इसके अंतर्गत आता है कि मुझे, शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या अवश्य पढ़ाना है, मुझे क्या अवश्य पढ़ाना चाहिए या फिर मैं कितना पढ़ा सकता हूँ। इन 3 बिंदुओं को क्या पढ़ाना के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है कितना पढ़ाना है, इसके अंतर्गत है शिक्षार्थी की रुचि, स्तर व ज्ञान का शिक्षक को पता होना चाहिए। शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि मुझे इतना ही पढ़ाना है जितने की जिन शिक्षार्थियों को, जिन शिष्यों को मैं सिखा रहा हूँ उनकी रुचि है, उनका स्तर है, उनका ज्ञान है। तीसरा है कि किस प्रकार पढ़ाना है। तो इसमें आती है शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो तैयारी करते समय शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि मैं जिस विषय को पढ़ा रहा हूँ उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ जिससे अधिगम सफल हो सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तैयारी से संबंधित ये 3 बिंदु हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ाना है और किस प्रकार पढ़ाना है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम का जो तीसरा चरण है उस तीसरे चरण का नाम है संचार, ट्रांसमिशन। अध्यापक के पास निम्न चीज़ें होनी चाहिए। तो संचार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो अध्यापक के पास जो निम्न चीज़ें हैं वो संचार के अंतर्गत आती हैं कि उसके पास उद्देश्य होना चाहिए, जो हम देख ही चुके हैं। अनुभव होना चाहिए, यानी जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उसका अनुभव उसे होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए। विनोदशीलता होनी चाहिए, यानी थोड़ा उसमें विनोद होना चाहिए
हंसी मजाक भी होना चाहिए। यदि शिक्षक बिल्कुल गंभीर होगा और वो कक्षा में या छात्रों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं करेगा, तो वो जो कक्षा है वो बोरिंग होगी और छात्रों को जो सीखने की जो ललक है वो कम होगी और उस शिक्षक से वो बोर हो जाएंगे। बुद्धिमान यानी बुद्धिमान होना चाहिए, विधियों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए और कक्षा में मित्रता का प्रयोग भी शिक्षक को करना चाहिए। तो संचार में ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं कि चौथा चरण है प्राप्ति, रिसेप्शन। प्राप्ति शिक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्य भी निर्धारित हो गया, शिक्षक ने तैयारी भी कर ली और उसको संचारित भी कर दिया, यानी कक्षा में उसको पढ़ा भी दिया। लेकिन यदि प्राप्ति नहीं हुई तो वो जो शिक्षण है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, वो बिल्कुल हमारा जो शिक्षण करवाया गया है वो बिल्कुल असफल हो चुका है। यदि वह सीखने के लिए तैयार है तो अधिक चीज़ें सीख पाता है। तो इसका मतलब है कि यदि जो अधिगम करता है, जो छात्र है, वो सीखने के लिए स्वयं तैयार रहता है तो वो अधिक चीज़ें सीख पाता है। उसे अभिप्रेरित होना चाहिए, यानी समय समय पर शिक्षक को उसे प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं प्रेरित है वो उसकी जो प्राप्ति का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा होता है। अभिप्रेरणा के कुछ स्रोत हैं। जैसा हमने देखा कि शिक्षार्थी को अभिप्रेरित होना चाहिए, तो अभिप्रेरणा के क्या क्या स्रोत हैं ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं रुचि, इच्छा, जिज्ञासा, समझ, इनाम, विधियाँ, प्रतियोगिता की भावना। यानी इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो एक इच्छा। यदि इच्छा है, जैसा हमने ऊपर भी देखा, तो तीव्र गति से सीखता है। जिज्ञासा, यदि शिक्षार्थी में जानने की इच्छा है तो भी वह सीखता है। इनाम, यानी समय समय पर उसे फीडबैक मिलता रहे, सीखने के बदले इनाम मिलता रहे, तो उसकी जो सीखने की गति है उसमें वृद्धि होती है। और प्रतियोगिता की भावना, जो कंपटीशन की भावना है, ये भी सीखने में बहुत ही, प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट चरण है शिक्षण अधिगम का आत्मसातन, यानी उसको कंठस्थ करना, हृदय से याद कर लेना। अध्यापक को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षार्थी प्रदत्त ज्ञान को आत्मसात कर पाए, यानी उसको ठीक से सीख पाए। प्राप्ति का मतलब प्रथम प्रयास में क्लास में उसको ग्रहण करना और उसके बाद में स्वाध्याय करके, चिंतन करके उसको आत्मसात कर लेना, हमेशा के लिए याद कर लेना। तो ये पांचों के पांचों जो चरण है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण है, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारा है उद्देश्य, उसके बाद में है तैयारी, उसके बाद में है संचरण, उसके बाद में है प्राप्ति और लास्ट में है आत्मसातन। तो आपको यहाँ पांचों एक जगह याद करके और इनका क्रम भी याद रखना है, क्योंकि साइकोलॉजी में आपने देखा होगा कि क्रम संबंधी प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, कि इसमें पूछ सकता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, और इन विकल्पों को वो रख देता है और नीचे इनका जो क्रम है उससे संबंधित विकल्प में से आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्रम याद रखना है, सबसे पहले उद्देश्य, उसके बाद तैयारी, उसके बाद संचरण, उसके बाद प्राप्ति और उसके बाद आत्मसातन। आगे भी एक ऐसा ही पॉइंट हम और देखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद में है अधिगम के प्रकार। तो अधिगम हम पढ़ रहे हैं तो अधिगम के प्रकारों का हमें पता होना चाहिए। तो अधिगम 3 प्रकार के हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो सबसे पहला है 3 में से ज्ञानात्मक, कि बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं उसे हम ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। इसमें अधिगम 3 तरह से होता है। तो ज्ञानात्मक जो अधिगम है, इसमें जो हमें अधिगम होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है प्रत्यक्षात्मक, यानी देखकर, छूकर और सुनकर सीखना। तो जो चीज़ें हम देखकर, उसको स्पर्श करके या सुनकर के जो सीखते हैं उसे हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं, और ये भावात्मक, ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और ऐसा जो सीखना है, देखकर सीखना, स्पर्श करके सीखना, सुनकर सीखना, ये शैशवावस्था और बाल्यावस्था की विशेषताएं, इन दोनों अवस्थाओं में इसी तरह से सीखा जाता है। ज्ञानात्मक अधिगम का दूसरा प्रकार है प्रत्यात्मक सीखना,
इसमें तर्क वितर्क से सीखना, चिंतन से सीखना, कल्पना द्वारा सीखना ये शामिल है और इसमें अमूर्त ज्ञान का अर्जन भी किया जाता है। तीसरा है साचर्यात्मक सीखना, यानी पुराने ज्ञान व अनुभव द्वारा सीखना। तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके या पुराने अनुभवों को वर्तमान के जो शिक्षण में जोड़ करके सीखना साचर्यात्मक सीखना कहलाता है। तो इस तरह से जो अधिगम का जो पहला प्रकार है ज्ञानात्मक अधिगम, उसमें 3 तरह के अधिगम आते हैं। और इसमें जो बौद्धिक विकास है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि बौद्धिक जो विकास है वो कौन से अधिगम के अंतर्गत आता है, वो तो आता है ज्ञानात्मक। और यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने वाले में आपको दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान शब्द आ रहा है। दूसरा अधिगम का प्रकार है भावात्मक अधिगम। इसमें आवाज़ को सुनकर व महसूस करके सीखा जाता है। और तीसरा है क्रियात्मक, किसी कला में पूर्णता प्राप्त करना, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि। तो ये तीनों के तीनों है। जैसे इसमें क्रियाएं होती हैं, संगीत में भी क्रिया होती है, नृत्य में भी क्रिया होती है, चित्रकला में भी क्रिया होती है। तो इस तरह की जो अधिगम है जिसमें व्यक्ति क्रिया करता, उसको हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अधिगम के 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब हम देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के सोपान। जैसे हमने 5 चरण देखा है, उसी तरह से सोपान भी हैं इसके, और ये जो सोपान है वो 7 है। ये भी इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध किया है, लिखा है, ताकि इनसे संबंधित जो क्रम वाला प्रश्न है वो आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले है अभिप्रेरणा, यानी सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। उसके बाद वो सीखना प्रारंभ करता है तो उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आएंगी। फिर बाधाओं को देख करके वो विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। फिर विभिन्न अनुक्रियाओं में एक उपयुक्त अनुक्रिया होगी। फिर उसके बाद में उद्देश्य प्राप्ति होगी और उद्देश्य प्राप्ति होने से अधिगमकर्ता को पुनर्बलन मिलेगा। और फिर पुनर्बलन मिलने के बाद में ये जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो जाता है, उसको कहते हैं सामान्यीकरण। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिर्फ कर्म याद रखना है कि अधिगम प्रक्रिया के सोपान, और इस तरह से वो एरो लगा के आपको प्रश्न देगा। जैसे पहले लिख दिया वो अधिगम, फिर उसके बाद में एरो का चिन्ह लगा के प्रश्न में लिख देगा उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा। इस तरह से वो क्रम देगा आपके ऑप्शन में। इन ऑप्शन में आपको कहीं कहीं पर पहले अधिगम मिलेगा, किसी में वो उद्देश्य प्राप्ति लिख देगा, किसी में उपयुक्त अनुक्रिया, विभिन्न अनुक्रियाओं का आगे पीछे कर देगा। तो आपको इनका जो सही क्रम है वो याद रखना है, ताकि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। तो ये थे हमारे अधिगम प्रक्रिया के सोपान। अब हम देखते हैं अधिगम से संबंधित एक अनुक्रम प्रस्तुत किया है, जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध है, रॉबर्ट गेने द्वारा अधिगम अनुक्रम। तो इसमें क्या है कि गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। तो अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। गेने ने संचयी अधिगम का मॉडल तैयार किया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि संचयी अधिगम का मॉडल किसने दिया है? तो हमारा जवाब होगा रॉबर्ट गेने ने। ऊपर वाले पॉइंट में प्रश्न बनता है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो हमारा जवाब होना चाहिए 8। गेने का जो अधिगम है वो सरलतम रूप यानी संकेत अधिगम से स्टार्ट होता है और जटिलतम रूप समस्या समाधान तक सोपानवत जुड़ा हुआ है। तो 8 प्रकार के जो अधिगम है उनमें पहला अधिगम है संकेत अधिगम, और ये सबसे सरलतम अधिगम है। और 8 में जो लास्ट का है उसका नाम है समस्या समाधान, और ये सबसे जटिलतम है, सबसे कठिन है। अब इन 8 के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले है संकेत अधिगम, जैसे सांप को देखकर भय या फिर परिचित आवाज़ को सुनकर प्रसन्नता, और इसको हम देख ही चुके हैं, सरलतम अधिगम है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक का मतलब होता है किसी चीज़ को देख कर के फिर अनुक्रिया करना और अनुक्रिया से सीखना, इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। जैसे कक्षा में अध्यापक आने पर खड़े होना आदि, ये इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो अध्यापक है वो उद्दीपक है, खड़े होना ये अनुक्रिया है, और इससे फिर हम सीखते हैं कि जब भी अध्यापक क्लास में आएगा हमें खड़ा होना है।
तो ये रॉबर्ट गैने का दूसरे प्रकार का अधिगम था। रॉबर्ट गैने का तीसरा अधिगम है श्रृंखलन अधिगम, चैन सिस्टम। जैसे स्कूटर फिर कार चलाना सीखना, तो सबसे पहले स्कूटर सीखना और फिर उसके बाद में कार चलाना सीखना। या फिर इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि पहले अभिवादन करना और फिर हालचाल पूछना, तो ये क्रम है इसमें। तो ये तीसरे प्रकार का अधिगम है। चौथा है शाब्दिक साचर्य, यानी शब्दों का जो साचर्य है, संबंध है, उससे सीखना। ये भी श्रृंखलन का एक प्रकार है, जैसे माता पिता, दिन रात। तो ये शब्द साचर्य है, इनसे जो सीखा जाता है, इसको रॉबर्ट गैने ने चौथा नाम दिया है शाब्दिक साचर्य। रॉबर्ट गैने का पांचवा अधिगम है विभेदीकरण, यानी उसमें भेद करते रह कर के सीखना, पक्षों में भेद करके पहचानना। जैसे उदाहरण दिया है, वर्ग और आयत में बालक द्वारा अंतर करना। तो ये जो वर्ग और आयत में जैसे अंतर करना है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। छठे प्रकार का जो अधिगम है गैने का, वो है संकल्पना अधिगम। इसमें भौतिक रूप से भिन्न उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करना, यानी ऐसे उद्दीपक जो भौतिक रूप से जिनकी संरचना या जिनकी जो बनावट है, जिनकी रासायनिक जो संरचना है वो बिल्कुल भिन्न है, लेकिन उन्हें समान अनुक्रिया से देखकर सीखना जो है वो संकल्पना अधिगम के अंतर्गत आता है। सातवां अधिगम है नियम अधिगम। दो या अधिक विचारों के संबंध का अधिगम इसे कहते हैं। जैसे बालक को कहा जाए गोल वस्तुएं लुढ़कती है, तो यह कथन दो संकल्पनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ हम नियम अधिगम में देख सकते हैं दो या अधिक विचारों के संबंध का जो अधिगम है। उदाहरण समझाया है कि बालक को हम बचपन में सिखाते हैं कि गोल वस्तुएं लुढ़कती है, तो यहाँ पर भी दो संकल्पनाएं निकल कर आती हैं। पहली है गोल वस्तु और दूसरी है लुढ़कना। तो इस तरह से दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करके जो सीखा जाता है उसे हम नियम अधिगम कहते हैं। रॉबर्ट गैने का लास्ट अधिगम और हमारे इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट है समस्या समाधान। ऊपर हमने देखा था ये सबसे जटिलतम इसको माना है रॉबर्ट गैने ने। इसमें नियम सीखने का एक मुख्य कारण कि इसका उपयोग समस्या समाधान के लिए करना, यानी व्यक्ति का जो नियम सीखने का जो मुख्य कारण है कि मुझे नियम क्यों सीखना है, वो सबसे पहला कारण यही है कि इस नियम को सीखने के बाद में मैं इस नियम का जो उपयोग है वो समस्या का समाधान करने के लिए करूँगा। और बालक हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ सीखता है तो वो इसीलिए सीखता है कि उससे वह अपनी समस्याओं का, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर चुके। ये भी हम इस पॉइंट में, इस यूनिट में देख चुके हैं। तो ये था आज का हमारा पहली यूनिट का तीसरा पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और इससे संबंधित मैंने बहुत ही अच्छा मैटर आपके लिए उपलब्ध करवाया है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।